हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। संपूर्णा, आप कैसे हो? हाउ आर यू? यू आर गुड, वेरी गुड। तो आप लोग मेरे को ये बताओगे कि आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इंड एस 2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का क्लास जैसे शेड्यूल्ड है वो इसमें हम लोग इंड एस 2 का रिवीजन करेंगे। ओके, सो टुडेज क्लास इज बेसिकली द रिवीजन ऑफ इंड एस 2। देयर विल बी नो न्यू लर्निंग, जस्ट एग्जाम पर्पज में जब आपको जरूरत पड़ेगा शॉर्टकट वे में कि आप जस्ट इसको सुन करके एग्जाम में रिवीजन कर लो, ये उस वक्त के काम आएगा। ओके, एंड ऑल द रिवीजन पर्पजेस को आप इसी तरह से ही लोगे। रेडी? क्योंकि रिवीजन है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जहां जहां पे मैं बोलूंगा अगर मुझे कहीं कोई गलती दिखाई दे या बुक में कोई एरर दिखाई दे तो हम उसको सुधरवा देंगे, बाकी आपको सिर्फ सुनना है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज, स्टोरी लाइन बड़ा सिंपल है कि इन्वेंट्री का मतलब हुआ समथिंग या एन असेट जिसको आप अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में या तो कंज्यूम करने वाले हो या बेचने वाले हो। फिनिश गुड्स बना करके आप उसको बेचने वाले हो। हम लोग उस तरह की असेट को इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्री का जो डेफिनेशन दिया गया इंड एस 2 में वो यही बोल करके दिया गया कि भाई इसके अंदर 5 आइटम आती है: रॉ मटेरियल्स, WIP, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब इसमें ध्यान से देखना कि तुम लोगों को ये लगेगा कि फिनिश्ड गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड एक ही है, पर दोनों में जो थोड़ा सा फर्क है वो ये है कि फिनिश्ड गुड्स तुम बना के बेच रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड तुम खरीद के बेच रहे हो। अदरवाइज दोनों सेम है। सो फार एज द वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड, दे बोथ आर सेम। इवन अगर ऐसे बोले ना तो सारी की सारी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स मोर और लेस सेम है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, विद द एक्सेप्शन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इसका एनआरवी निकाला नहीं जाता, इसका एनआरवी निकाला नहीं जाता। और रॉ मटेरियल का एनआरवी अलग स्टाइल से निकाला जाता है, उसका डिजाइन अलग है रॉ मटेरियल का एनआरवी निकालने का। बाकी जो तीनों इन्वेंट्री है उनका एनआरवी निकालने का प्रोसेस एक जैसा है। ओके, सो वैल्यूएशन प्रिंसिपल तीनों इन्वेंट्री का है। हम पांचों इन्वेंट्री का ही मैं बोल दूं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और 2 एक्सेप्शन मैंने क्या क्या बोला बोलो तो, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का एनआरवी निकाला नहीं जाता और रॉ मटेरियल का एनआरवी दूसरे डिजाइन से निकाला जाता है। ओके, नाउ मुझे थोड़ा बात करना पड़ेगा, इवन दो इट इज ए रिवीजन क्लास, कि ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या होता है और इसका मशीनरी स्पेयर से ये अलग कैसे होता है। क्योंकि मशीनरी में भी स्पेयर पार्ट्स लगता है। जब आप इंड एस 16 पढ़ोगे तो आपको वहां भी दिखेगा स्पेयर पार्ट्स। तो वेदर द स्पेयर पार्ट्स आर योर फिक्स्ड असेट्स और द स्पेयर पार्ट्स आर योर इन्वेंट्रीज, इसका डिस्टिंक्शन कैसे होता है? इसका डिस्टिंक्शन का एक ही तरीका है कि अगर आप कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम करते हो,
अगर आप कोई चीज को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कंज्यूम करते हो तो वो तुम्हारा इन्वेंट्री स्पेयर्स है। और अगर आप कोई स्पेयर को किसी पीपीई के साथ यूज करते हो, माने अगर वो पीपीई का पार्ट बनता है तो वो फिक्स्ड असेट है, वो पीपीई है। ये डिस्टिंक्शन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे मान लो आप चेयर बनाते हो, चेयर एग्जाम्पल देखना कितना सुंदर है। तो आपका चेयर का मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो जो हार्डकोर रॉ मटेरियल हुआ वो तो लकड़ी हुआ, लेकिन जो स्टोर्स एंड स्पेयर्स होता है ना, वो होता है जैसे ग्लू, वो होता है जैसे कांटी। क्या बोलते हो आप लोग उसको? कांटी का इंग्लिश क्या है? नेल। स्पेलिंग रॉन्ग बोला कह रहे? कांटी का स्पेलिंग नेल है ना? कांटी अच्छा, हमको भी वो संपूर्णा बताएगी। संपूर्णा कांटी का, ये तो नेल हमको लगता नाखून है ना? कुछ रॉन्ग लिखे हैं। संपूर्णा बताइए बेटा, कांटी जो होता है ना जिसको मारते हैं हम लोग उसके अंदर, जल्दी बताइए। नेल ठीक लिखा है मैंने? वो बच्ची बोल, माइक ऑन करो ना बेटा एक बार। यस सर। ये ठीक है? हाँ चलो, थैंक यू बच्चा। तो ये सब जो चीजें होती है ना मुन्ना, दीज थिंग्स आर कॉल्ड स्पेयर पार्ट्स या स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये इन्वेंट्री की तरह ही मेजर होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी इन्वेंट्री। लेकिन जो फिक्स्ड असेट का स्पेयर पार्ट है, जैसे गाड़ी के लिए टायर है मान लो, या गाड़ी के लिए इंजन है, दे आर कॉल्ड मशीनरी स्पेयर्स, जिसकी अकाउंटिंग फिक्स्ड असेट के साथ होती है। अब आइए अगले पार्ट में चलते हैं कि जो स्टोर एंड स्पेयर, ऐसे तो बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर है, ठीक है। लेकिन स्टोर्स एंड स्पेयर्स में मैंने बोला एनआरवी निकाला ही नहीं जाता, देखा ही नहीं जाता, तो दे आर ऑलवेज मेजर्ड एट कॉस्ट। ठीक है। अब आया रॉ मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज। इसके लिए बोला जाता है, इसका एक अलग सा रूल है। बोला जाता है कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ना, रॉ मटेरियल्स, उसमें क्या होता है कि अगर जो फिनिश्ड गुड्स हम बना रहे हैं, रॉ मटेरियल का एनआरवी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉस्ट का तो आइडिया का डिस्कशन करेंगे। रॉ मटेरियल का जो फिनिश्ड गुड्स में जाने वाला है रॉ मटेरियल, अगर वो फिनिश्ड गुड्स कंपनी को लगता है कि लॉस में बिकेगा, मतलब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाएगा, वो फिनिश्ड गुड्स, मतलब हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल का, ध्यान से सुनना अभिषेक, कि अगर मैं रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बना रहा हूं और मुझे लगता है फिनिश्ड गुड्स मैं लॉस में बेचूंगा, तो मैं रॉ मटेरियल को, और ये भी पता करूंगा कि रॉ मटेरियल का जो आज के दिन का प्राइसेस है बाजार में, वो अगर डिक्लाइन पे है, दो कंडीशन, रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगा वो लॉस में बिकेगा, और रॉ मटेरियल का प्राइसेस मार्केट में आज के दिन अगर डिक्लाइन पे है, तो रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द एनआरवी ऑफ द रॉ मटेरियल। इसको रॉ मटेरियल का एनआरवी मान लेना है। अब तुम बोलोगे सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? आंसर इज, जब तुम दोबारा रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे ना 31 मार्च को, तब वो तुम जितना में खरीद पाओगे वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो सर मान लीजिए मैंने तो ना 24 फरवरी को खरीदा था ईयर एंड के पहले, तब हमने 100 रुपीज पे खरीदा था। 31 मार्च को मेरे को लग रहा है कि जो फिनिश गुड्स मैं इस रॉ मटेरियल से बनाऊंगा वो टोटल 100 रुपया मिला करके मेरा 700 रुपया में बनेगा, और उसको हम बेच पाएंगे 620 रुपया में। तो फिनिश गुड्स को तो लॉस में बेचना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल के दाम गिर रहे हैं। आज इस रॉ मटेरियल को वापस से खरीदने जाऊंगा तो मेरे को 84 ही मिलेगा, माने 84 में मैं खरीद पाऊंगा। बेचने जाएंगे तो और ही कम में बिकेगा, पर बेचने जाने का बात ही मत करना, खरीदने का बात करना। अनुपम बंद करो वो नॉटन एंटीवायरस कहाँ, तो 84 में ही खरीद पाऊंगा।
तो ये इंड एस 2 बोलता है कि आप रॉ मटेरियल को 100 पे मेजर मत करो, 84 पे मेजर करो, इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज इट्स एनआरवी। क्लियर है? दोनों फुलफिल होना चाहिए। क्यों मैं तुमको बताता हूं दोनों क्यों होना चाहिए। अगर फिनिश गुड्स तेरा प्रॉफिट में बिक रहा है, मान लो 700 में तुम बना रहे हो और ये अगर 760 में तुम बेच पा रहे हो, अगर बेच पा रहे हो, तब तो तुमको रॉ मटेरियल में लॉस हो ही नहीं सकता। नहीं, लॉस हो सकता है क्या रॉ मटेरियल में, पहले बताओ। तो अगर लॉस नहीं होगा तो हम रॉ मटेरियल को कॉस्ट से नीचे वैल्यू क्यों करेंगे? बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू इनकर लॉस। भाई कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर का कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म वाला, कि भाई मेरे को लॉस लिखना है कि नहीं लिखना है। जब लॉस होने वाला ही नहीं है तो हम लॉस क्यों लिखेंगे? दूसरा है कि अगर आज के दिन इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही 142 है तो रॉ मटेरियल की तो प्राइसेस ही बढ़ रही है। खरीदने में 142 में जा रहे हो, जब दाम ही बढ़ गया है तो ऐसे भी आपको लॉस होने वाला नहीं है, आप तो खरीद के सुकून में रहिए। नहीं समझे? तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अब आगे आता है कि ये जो इंड एस 2 है ना, इसके अंदर बहुत सारा ऐसा आइटम जो इन्वेंट्री होते हुए भी इंड एस 2 की परव्यू से बाहर है, क्योंकि उनको लेकर के अलग से इंड एस डिजाइन किया हुआ है। हम उसका लिस्ट आपको देते हैं, आप जरा बुक में देखो। ये बोर्ड पे देखते रहो ना, हाँ आप अपना बुक में भी देखो, बोर्ड में भी देखो। ये 4 इन्वेंट्री है, देखो दे कैन बी इन्वेंट्रीज। मैं रेगुलरली उसमें खरीद बिक्री कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए इंड एस 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। इनका जब बैलेंस शीट में मेजरमेंट होगा तो दूसरा इंड एस यूज होगा। वन इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आप लोग पढ़ोगे। अनदर इज द बायोलॉजिकल असेट एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो मैं मंगलवार से स्टार्ट करूंगा। थर्ड वन इज द मिनरल एंड मिनरल प्रोडक्ट्स, इंड एस 106, जो तेरे सिलेबस में नहीं है, सीए फाइनल में नहीं है, ऐसे सच में है। एंड द फोर्थ वन इज इन्वेंट्रीज ऑफ कमोडिटी ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स, ये भी तेरे सिलेबस में नहीं है। हम लोग इसको जानते हो क्या बोलते हैं इस चीज को? ये जब आप बड़ा बड़ा मंडी में जाओगे ना, बड़ा बड़ा मंडी में, जैसे दिल्ली में आजादपुर मंडी है, भोपाल में बड़ा मंडी है, जो बड़ा बड़ा मंडी होता है ना, उसमें बड़ा बड़ा, मैं एक नाम बोलता हूं हिंदी में, हम लोग मारवाड़ी में, क्योंकि मेरे पापा ट्रेडर थे शुरू से, तो हम लोग उनको बोलते हिंदी में ये वाला वर्ड, आड़तिया। क्या बोलते हैं? आड़तिया। तुम जानते हो क्या ये वाला नाम? नहीं ना? तो सुनो ये नाम, अच्छा लगेगा तुमको, एक नया चीज सीखने मिलेगा। तो ये लोग क्या होते हैं? ये लोग कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर होते हैं। ये लोग कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर होते हैं। हम लोग मंडी में जाकर के तो माल खरीद ही नहीं पाएंगे, हम लोग को इनके पास जाना पड़ेगा। कितना भी माल ये लोग आपको सप्लाई कर देंगे। इन लोगों का वो वाला स्ट्रेंथ होता है। हम लोग टाइप के बिजनेसमैन नहीं होते ये लोग, इनको आड़तिया ही बोला जाता है। मंडी के किंग होते हैं एक तरह से समझ लो। तो ये लोगों को कमोडिटी ब्रोकर ट्रेडर बोला जाता है। और इन लोगों का फंडा ये है, ये लोग के पास अगर कोई इन्वेंट्री है ना, ये लोग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिखते हैं। देख, दे मेजर देयर इन्वेंट्रीज एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दैट मीन्स एनआरवी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज द अदर नेम ऑफ एनआरवी। अब तुम बोलोगे सर ऐसे एनआरवी पे अगर लिख देंगे, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर भी नहीं करेंगे, तब तो प्रॉफिट लिख देंगे। आज मान लीजिए लोग खरीदा 400 रुपया में और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मान लीजिए 420 रुपया है, तो ये लोग 20 रुपया का प्रॉफिट लिख देंगे बिना बेचे हुए, विदाउट सेलिंग। आंसर इज यस। और ऐसा चीज खाली इनके साथ नहीं होगा। अभी तुम इतना सारा इंड एस पढ़ोगे ना, ये चीज सब में होगा, सब में। अभी तक तो तुम 3 ही पढ़े हो ना, इंड एस 1 पढ़े हो, 2 पढ़े हो और 16 पढ़े हो। 16 भी पूरा नहीं पढ़े होगे, नहीं कुछ बच्चे तो नहीं पढ़े होंगे जो लोग अभी रिवीजन देखेंगे। तो उसमें नहीं है, उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि प्रॉफिट लिख लो, तीनों में ही नहीं है। लेकिन जब आप पढ़ोगे, अभी जब 40 स्टार्ट करूंगा मान लो मैं, बायोलॉजिकल असेट, ये सब में देखोगे आप ये चीज। सो विल लर्न समथिंग न्यू इन दोज इंड एस। तो अब अगला डिस्कशन का एजेंडा है कि भाई
हम लोग कहते हैं कि इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट का बेसिक आइडिया क्या है? द आंसर इज कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बस यही बेसिक आइडिया है। कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंटरीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। सर और कोई बेसिक आइडिया? और एक बेसिक आइडिया है कि अगर इस कॉस्ट में कोई ऐसा ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किया गया जो रिकवरेबल नेचर का है, वर्ड रिपीट करो तो रिकवरेबल, जिसको जीएसटी क्रेडिट बोलते हो ना, इनपुट ड्यूटी क्रेडिट। अगर कोई आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कोई आपने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा और आपने जीएसटी पेमेंट किया और आपको वो जीएसटी रिकवर हो जाएगा, तो आप उस जीएसटी को इन्वेंट्री के कॉस्ट में मत ऐड करना, क्योंकि जीएसटी खुद एक अलग असेट है, इन्वेंट्री एक अलग असेट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 100 रुपया का इन्वेंट्री 18 रुपया जीएसटी देके 118 में खरीद के लाए, प्लीज इसको अलग असेट लिखो, इसको अलग असेट लिखो। ये दो अलग अलग असेट है। 100 इज योर इन्वेंट्री, 18 इज योर अदर करेंट असेट। 100 इज योर इन्वेंट्री, 18 इज योर अदर करेंट असेट, जिसका तुमको रिकवरी गवर्नमेंट से मिल जाएगा। बेसिक आइडिया ये है। सर ये तो जनरल आइडिया हो गया, स्पेसिफिक आइडिया दीजिए। तो स्पेसिफिक आइडिया के लिए लिस्ट है कि भाई ये खर्चा इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होगा। नॉलेज कंटेंट ये है, कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। अब आइए स्पेसिफिक आइडिया का डिस्कशन करते हैं और बोर्ड पे लिस्ट को देखते हैं। कॉस्ट के डिस्कशन में कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट इंक्लूड होता है। एक बार कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट को गोली मार दो एक बार के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब हुआ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने का खर्चा, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने का खर्चा। अदर कॉस्ट का मतलब हुआ जो मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने में तो नहीं लगा, पर फिनिश्ड गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में लगा है। तो वो भी तो प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन को लाने में तो इनकर हुआ ही है, तो उसमें अदर कॉस्ट आता है। तो अदर कॉस्ट का डिस्कशन अलग से करेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का डिस्कशन भी अलग से करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ परचेज। अब तुम ऐसे समझो अभिषेक कि अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाता हूं और मेरे पास खाली रॉ मटेरियल का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का नहीं है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो मेरा ये दोनों खर्चा तो लगा ही नहीं। सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज से ही मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकल जाएगा। अगर मेरे पास WIP स्टॉक है, WIP स्टॉक आधा बना हुआ फिनिश्ड गुड्स, तो मेरा ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, पर प्रोपोर्शनेटली लगा। अगर मेरे पास फिनिश गुड्स है तो मेरा तीनों लगा और पूरा पूरा लगा। और अगर मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड है, मैं बनाता नहीं हूं, ट्रेड करता हूं, तो मेरा ये दोनों आएगा ही नहीं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। अगर मेरे पास स्टोर्स एंड स्पेयर्स है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पड़ा हुआ है, तो ये दोनों आएगा ही नहीं, खाली कॉस्ट ऑफ परचेज से काम हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो वो जो थोड़ा सा ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग जो तुमको करना है, वो मैंने करके दे दिया। आप कॉन्फिडेंट हैं? ग्रेट। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है। बड़ा सिंपल है। उसमें लोग बोलते हैं भाई कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स, ये मेरा लिखा हुआ नहीं, इंड AS 2 का लिखा हुआ है। Cost of purchase includes the purchase price, the duties and taxes which are not recoverable in nature, the transportation and handling, the transit insurance, the brokerages, other directly attributable acquisition cost, trade discount and rebates will be deducted. ये एकदम प्लेन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना,
तो ये सारा खर्चा वही खर्चा है जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में पहुंचाने में इनकर हुआ है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अदर कॉस्ट। नहीं, अदर कॉस्ट नहीं, पहले बात करेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब हुआ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये लाइन कॉस्ट का चल रहा है, इधर हम लोग एनआरवी लिखेंगे, एनआरवी जल्दी खत्म हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सर एग्जैक्टली क्या चीज का खर्चा है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स पहुंचाने का खर्चा है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का खर्चा है। तो सर आप ऐसा बोलिए ना डायरेक्टली, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का खर्चा है। भाई कॉस्टिंग का भी तो स्टूडेंट है तुम लोग, सीए इंटर में कॉस्टिंग है, फाइनल में कॉस्टिंग है। हाँ फाइनल में नहीं है ना वो, अब उसमें चला गया। हाँ बट फिर भी है तो पास तो उसको भी करना पड़ेगा, फेल होने से थोड़ी चलेगा। अब लेबर का क्या खास बात है ना, जितना ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर करोगे उतना लेबर ज्यादा हो जाएगा। तो लेबर इज हार्डकोर वेरिएबल एक्सपेंस। क्योंकि आप फाइनल में हो तो मैं मानता हूं कि आपको वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स्ड एक्सपेंस का जानकारी है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दोनों तरह का होता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जो पावर होता है वो वेरिएबल होता है और जो डिप्रीसिएशन होता है वो फिक्स्ड होता है। तो सर डिप्रीसिएशन भी क्या इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट बनता है? क्यों नहीं बनेगा भैया? डिप्रीसिएशन क्या इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में लाने में इनकर नहीं हुआ? क्या आपका बिल्डिंग, आपका मशीन, आपका इक्विपमेंट जो फैक्ट्री में था वो इन्वेंट्री बनाने में डिप्रीशिएट नहीं हुआ? हुआ ना, तो उसको भी तो इन्वेंट्री का कॉस्ट लेना चाहिए। सर हम लोग तो सोचे थे खाली कैश कॉस्ट लेते हैं, आपके सोचने से तो चीज राइट नहीं हो जाएगा। डिप्रीशिएशन इज ए स्ट्रांगली इंक्लूजिबल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब ये जो पावर है ना बेटा, ये वेरिएबल नेचर का है, ये भी वेरिएबल है लेबर। लेकिन यहां डिप्रीसिएशन, फैक्ट्री का स्टाफ का सैलरी, लेबर नहीं बोल रहा हूं, फैक्ट्री के स्टाफ का सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, इस तरह का जितना खर्चा होता है, फैक्ट्री स्टाफ सैलरी, फैक्ट्री रेंट, ये सब फिक्स्ड नेचर का होता है। तो वो वेरिएबल हो गया, इधर ले आना। ठीक है सर, यहां तक ठीक है। अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर वेरिएबल ओवरहेड है ना, तो आपको जब इन्वेंट्री में उसको इंक्लूड करना होगा, भाई इन्वेंट्री तो क्वांटिटी में होती है आपके पास, और वेरिएबल ओवरहेड तो साल भर लगता रहता है। इन्वेंट्री आप साल भर बना के साल भर बेचते भी तो हो, लास्ट में तो थोड़ा सा ही इन्वेंट्री बचा हुआ रहता है। तो आपको इन्वेंट्री का पर यूनिट कॉस्ट निकालना पड़ता है, फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। नहीं समझे? तो वो जो पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं ना, उसमें जो ये वेरिएबल ओवरहेड है, इसका वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड बाई एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्या बोला? रिपीट करो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड डिवाइडेड बाई एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अब तुम समझो, ये अगर ज्यादा है, ये जरूर ज्यादा होगा क्योंकि वेरिएबल है। तुम लोग समझते हो ये चीज, फाइनल में हो? यस, पर यूनिट सेट हो जाता है, पर यूनिट बदलता नहीं है। इसलिए इसमें ये वाला रूल लगता है क्योंकि वेरिएबल खर्चा है। फिक्स्ड खर्चा का प्रॉब्लम क्या है? तुम क्वांटिटी ज्यादा बनाओ, तुम एफिशिएंट रहो, तुम इनएफिशिएंट रहो, कम बनाओ। मेरे को बोलने दो, उसके बाद तुम्हारी बात को हां ना बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि तुम जितना भी यूनिट बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट तेरा सेम रहेगा।
माने अमाउंट वाइज, फिक्स्ड ओवरहेड इन टोटल फॉर द ईयर विल रिमेन द सेम. इफ यू प्रोड्यूस लेस तुम नुकसान में है, इफ यू प्रोड्यूस मोर तुम फायदा में है. अब इंड एस ने क्या पनिश किया वो समझो लोगों को, और अच्छा किया. इंड एस 2 बोलता है कि भाई इसका जब पर यूनिट कॉस्ट निकलेगा ना, ये वाला डिप्रिसिएशन रेंट वगैरह वाला, तो इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा आपका नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है. हम बोले भाई साहब है क्या ये? तो बोला पिछला 3-4 साल में आपने जो एवरेज प्रोडक्शन किया है ना, वो आप पता कर लो. हम बोले ठीक है, पिछला 3-4 साल में? तो बोला हाँ. हम बोले हमको पता चल गया 1 लाख यूनिट. बोला इस साल आपने कितना एक्चुअल प्रोडक्शन किया है? मैं बोला इस बार हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है 91,000. बोला आप इनएफिशिएंट हैं. हम बोले ठीक है, हमको आगे बोला हम इनएफिशिएंट, हमको भी दिख रहा है. बोला आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना हुआ है? हम बोला मेरा फिक्स्ड ओवरहेड लगा है 10 लाख रुपया. कितना लगा है? 10 लाख रुपया. जानते हो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करना होगा, 91,000 से नहीं. क्या बोला? 10 लाख को 1 लाख से डिवाइड करना होगा और बोलना पड़ेगा फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट. हम बोले यार ये क्या हुआ? बोला जो हुआ ठीक हुआ. हम बोले इसका मतलब हुआ अगर हम इतना 91,000 इन्वेंट्री बनाया और पूरे मेरे स्टॉक में रह गया, मान लो बना के अभी बेचा नहीं है, तो मेरा तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 9,10,000 आएगा. रुको ना, मेरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 9,10,000 आएगा कि नहीं? मेरे पास तो 91,000 इन्वेंट्री है, हम तो 91,000 ही बनाया है, तो मेरा इन्वेंट्री 9,10,000 आएगा, जबकि मेरा खर्चा साला 10 लाख की है. हम बोले मेरा पीएल में मेरा एक्सपेंडिचर 10 लाख है और मेरा इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक 9,10,000 है. तो बोला इसी को बोलते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन, इट्स ए लॉस. ये आपका इनएफिशिएंसी है. हम इन्वेंट्री को बढ़वा करके आपके इनएफिशिएंसी पे पर्दा नहीं डलवाएंगे. पनिशमेंट के वर्ड सुनो. हम इन्वेंट्री के वैल्यू को बढ़वा करके आपकी इनएफिशिएंसी को कवर नहीं करेंगे. लेट योर इनएफिशिएंसी कम आउट बिफोर द पब्लिक. लेट पब्लिक नो दैट यू आर इनएफिशिएंट. और ये 90,000 रुपया का लॉस पीएल में रिफ्लेक्ट होगा इस तरीके से. क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 1,10,000, समझ गया ना पूरा? अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 1,10,000 है, 1,10,000, तो हम बोले अभी भी 10 रुपीज करके हमको वैल्यू करने दे दो, तो मेरा इन्वेंट्री फिर 1,10,000 इंटू 10 11 लाख हो जाएगा. मेरा कॉस्ट 10 लाख है, मेरा इन्वेंट्री 11 लाख हो जाएगा. बोला ये तो हम करने देंगे ही नहीं. बोला बनाया, खर्चा लगा 10 लाख और हम वैल्यू करने 11 लाख में दे देंगे. तो हम बोले साला इनएफिशिएंसी को तो पीएल में रिफ्लेक्ट करवा देते हो और एफिशिएंसी का रिवॉर्ड नहीं देते हो. बोला हम ऐसे ही हैं. तो इन दिस केस जब अपना नॉर्मल प्रोडक्शन कम होता है और एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाता है, सो दैट इन्वेंट्री का वैल्यूएशन खर्चा जितना लगा उससे ज्यादा नहीं हो जाए. समझ पाए एकदम अच्छे से? गुड बॉय. अब आया अदर कॉस्ट. तो अदर कॉस्ट का आइडिया बड़ा सिंपल है. अदर कॉस्ट में हम खाली वही कॉस्ट लेते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नेचर का नहीं है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग नेचर का रहेगा वो तो यहां अपने आप आ जाएगा. हेलो, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को लेते हैं. लेकिन ये श्योर है कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग तो है,
पर इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में पहुंचाने में लगा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पैकिंग, फैक्ट्री में माल बन गया, गोडाउन तक जाएगा, तब ना डिलीवरी कर पाओगे। तो वो खर्चा भी तो इन्वेंट्री का ही खर्चा है ना, बेचने का खर्चा तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है। लेकिन इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में पहुंचाने में लगा कि नहीं लगा? लगा। वैसे ही पैकिंग, कार्टून में पैक नहीं करोगे तो पानी का बोतल लेके कैसे जाओगे? मान लो तुम पानी का बोतल बनाते हो, तो वो खर्चा भी तो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने बोला ओके, उसको भी ऐड करा लो। इवन वो लोग इंटरेस्ट को भी ऐड करने देता है, खाली इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट होना चाहिए। वो लोग तो इतना लिबरल है भाई, इंटरेस्ट भी तो ऐड होता है ना। इंटरेस्ट तो फिनांस कॉस्ट है, साला ब्याज पे पैसा लिए हो, वो कौन सा इन्वेंट्री बनाने में लगा है? पर लॉजिक है, ब्याज पे पैसा लेके पैसा से तो इन्वेंट्री बनाए हैं। बैंक से ब्याज पे पैसा लिए, फिर उस पैसा से मटेरियल खरीदे, लेबर खरीदे, तो लगा तो उसी के लिए ही है। तो इंस्टीट्यूट बोलता हम करने दे देंगे, खाली इन्वेंट्री को क्वालिफाइंग एसेट होना जरूरी है। और क्वालिफाइंग एसेट किसको बोलते? जिसको बन के रेडी होने में सफिशिएंट टाइम लगता है। उसका वर्ड था सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अगर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चन पेपर में नहीं देता है तो 1 ईयर को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मान लेना, नहीं तो जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है। तो बच्चे इस तरीके से कॉस्ट निकल जाता है, क्योंकि कॉस्ट में मैंने आपको बोला कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट इंक्लूड होता है। क्लियर? अब एक बार पुराना डिस्कशन को रिपीट करता हूं, 1.5 मिनट खाली। अगर हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं, माने रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है, तो खाली कॉस्ट ऑफ परचेज उसमें आएगा। बोलो, अगर मेरे पास WIP पड़ा है तो तीनों आएगा, पर थोड़ा थोड़ा आएगा। हो सकता है अदर कॉस्ट नहीं भी आए, वो ध्यान देना होगा। अगर फिनिश गुड्स का मैं कॉस्ट निकालता हूं तो तीनों आएगा और पूरा पूरा आएगा। अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड का कॉस्ट निकालता हूं तो खाली कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। अगर मैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स का कॉस्ट निकालता हूं तो खाली कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। कॉमन सेंस है ना बेटा? ये तो कर ही लेंगे हम लोग। संपूर्णा, जस्ट से यस और नो? यस सर, ओके सर। वेरी गुड। अब आया बात, सर एनआरवी का बात करिए। बहुत ध्यान से सुनना। एनआरवी का बेसिक डेफिनेशन है सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जिसको तुम बेचते हो ना धंधा में, उसका ही सेलिंग प्राइस लेना है। सर हम तो फिनिश गुड्स बेचते हैं। हाँ, तो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस लेना है। समझे? लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू मेक द सेल, माने इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो लगने वाला है सेल कंप्लीट करने के लिए। इसमें हम लोग 2 खर्चा लेते हैं, डिलीवरी और कमीशन। एक तो एसी और चलाओ। कौन सा 2 खर्चा लेते हैं? डिलीवरी और कमीशन, सेलिंग कमीशन और डिलीवरी सेल, जिसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हो। इसको माइनस करेंगे, क्योंकि देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाल रहे हो कि जब आप इन्वेंट्री बेचोगे तो आपके घर में कितना आएगा। उसमें और एक चीज लेस करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। अब सर ये क्या है? ये WIP के लिए यूज होता है, इसके लिए। क्योंकि WIP क्या है?
आधा बना हुआ प्रोडक्ट है। तो आधा बना हुआ प्रोडक्ट को पूरा बना के ही बेच पाओगे। पूरा बना के बेचोगे तो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ले रहे हो यहां पे, तो जो उसको बनाने का जो और खर्चा लगने वाला है उसको भी तो माइनस करके एनआरवी निकालना पड़ेगा ना। तो ये बेसिकली WIP में माइनस किया जाता है। जब आप WIP का एनआरवी निकालते हो तब इसको माइनस किया जाता है। फिनिश गुड्स का अगर एनआरवी निकालना है तो ये माइनस नहीं होता, बिकॉज फिनिश गुड्स आर ऑलरेडी फिनिश्ड। उसमें और कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द प्रोडक्ट लगने वाला नहीं है। आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स का अगर इसका क्या नाम स्टॉक इन ट्रेड का एनआरवी निकालोगे, स्टॉक इन ट्रेड का, तो ये लगने वाला नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी फिनिश्ड है। बोलो हाँ। और रॉ मटेरियल का तो मैंने बताया एनआरवी निकालने का तरीका अलग है, वो डिस्कस ही हो चुका। और स्टोर्स एंड स्पेयर्स का बताया कि वो उसका एनआरवी निकलता ही नहीं है। और इन तीनों का अभी तुमको बता ही दिया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट हमने एकदम क्लियर करके समझा दिया। अब आगे चलते हैं। सर ठीक है, एनआरवी निकल गया, अब क्या करना है? कुछ नहीं, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर करना है। और क्या, जो लोअर है उसको इन्वेंट्री में दिखला देना है, बैलेंस शीट में। अब 3 छोटा छोटा एग्जाम्पल, ये वाला पोर्शन कंप्लीट। उसके बाद नई चीजें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1, मेरे पास फिनिश्ड गुड्स है, ध्यान रखना मैंने बनाया है। मेरा उसमें कॉस्ट ऑफ परचेज लगा 400 रुपया, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगा 300, अदर कॉस्ट लगा 100, बन के रेडी हुआ 800 में। हम उसको बेचेंगे 1300 में, कमीशन देना होगा 100 रुपया, घर में आएगा 1200। ओके, 800 और 1200, 800 इज कॉस्ट, 1200 इज एनआरवी। मेरे को विचेवर इज लोअर पे वैल्यू करना है, 800 पे वैल्यू करना है। मेरे पास है WIP, मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज लगा 500, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगा 100, टोटल कॉस्ट लगा 600, अदर कॉस्ट नहीं लगा अभी तक। ठीक, मेरा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस है वो 1600 है, कमीशन वगैरह मैं दूंगा 300 रुपया। इसको पूरा फिनिश गुड्स बना करके बेचने तक मेरा जो कंप्लीशन का खर्चा और लगने वाला है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, वो लगने वाला है 500 रुपया। तो हम ऐसे करके माइनस करेंगे तो मेरा आ गया 800। 600 और 800 विचेवर इज लोअर, हम 600 पे मेजर करेंगे। ओके, अगर मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड है तो खाली मैं कॉस्ट ऑफ परचेज लूंगा, मान लो है 700 रुपया। कन्वर्ट करके थोड़ी बेचेंगे, ऐसे ही बेचेंगे। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है मान लो 800 रुपया, कमीशन देंगे मान लो 300 रुपया, घर में पैसा आएगा 500। तो हम 700 और 500 विचेवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे, हम 500 पे वैल्यू करेंगे। अब जब हम 500 पे वैल्यू करेंगे ना, तो इंड एस 2 क्या बोलता है मालूम? बोलो 500 पे वैल्यू करो, बैलेंस शीट में 500 दिखाओ। लेकिन क्या आपने इन्वेंट्री राइट डाउन किया? बोलो हाँ या ना?
हाँ, क्या आपने इन्वेंट्री राइट डाउन किया, गिराया? जितना आपने खर्चा किया था क्या आप उससे कम में बैलेंस शीट में दिखा रहे हो? क्या ये एक तरह का डिप्रीसिएशन नहीं है? एक तरह का, प्लीज एग्जैक्टली नहीं, एक तरह का डिप्रीसिएशन इन द फिक्स्ड असेट नहीं है? क्या ये डेटर वाला बैड डेट जैसा नहीं है? क्या ये फिक्स्ड असेट का डिप्रीसिएशन जैसा नहीं है? बोलो ना हाँ है, फाइनल में है यार, क्यों नहीं समझेंगे सब चीज? तो इंस्टीट्यूट ने बोला इन्वेंट्री राइट डाउन का डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये P&L में डेबिट का आइटम है, ये P&L में डेबिट का आइटम है। और अगली बार मान लो इसका ये बिका नहीं, तेरे पास पड़ा हुआ है, और इसका मार्केट में ये जो NRV है ये 540 हो गया, तो कॉस्ट तो अभी भी 700 है और NRV 540 है। तो तुम अगर लोअर पे वैल्यू करोगे तो 540 पे वैल्यू करोगे, बिकॉज कॉस्ट यही लेना है, कॉस्ट ये नहीं हो जाएगा। ये NRV था पिछला साल का और इस बार का NRV हो गया है 540, तो 700 और 540 विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करोगे, तो तुम 540 पे वैल्यू करोगे जो पुरानी बैलेंस शीट में 500 में लिखी हुई है। तो कोई चीज अगर 500 में लिखी हुई है और तुम उसको 540 पे वैल्यू कर रहे हो और एज पर रूल कर रहे हो, तुम तो इंड एज 2 के हिसाब से कर रहे हो, तुम थोड़ी रॉन्ग किया। बोलो हाँ, सेम तुम ठीक किया कि नहीं किया? इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। रिवर्सल ऑफ राइट डाउन को इनकम बोला जाता है। ये हमारे P&L में इनकम की तरह रिफ्लेक्ट होता है। सिमिलरली उन्होंने एक दो बात और बोला जो फाइनल में स्पेशली बोला गया, पर कोई स्पेशल बात नहीं था, खाली बोला स्पेशल टाइप से गया कि अगर आप इन्वेंट्री बनाए और बना के रख दिए तो नथिंग नॉर्मली गोज टू P&L because you constructed an asset. I'm not saying fixed asset, but you constructed an asset which is your inventory and it is going to the balance sheet, it is not going to P&L. asset बना ना, तो बैलेंस शीट में गया। तुम बोलोगे सर PL में ना खर्चा लिखते हैं इधर, फिर ना इधर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, पर बैलेंस शीट में ही तो जा रहा है ना, PL में तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ ना। लेकिन जब आप इस इन्वेंट्री को सेल कर देते हो, व्हेन इट इज सोल्ड, तो इन्वेंट्री का जो तुमने खर्चा किया था, जो तुम्हारी बैलेंस शीट में असेट था, वो P&L में एक्सपेंस बन जाता है, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से जानते हो। और उसको जब सेल से कंपेयर किया जाता है तो प्रॉफिट आता है। तो व्हेन वी मैन्युफैक्चर द इन्वेंट्री कॉस्ट डजंट गो टू P&L, इट गोज टू द बैलेंस शीट। बट व्हेन वी सेल द इन्वेंट्री कॉस्ट गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इट इज कंपेयर्ड विथ सेल्स टू गिव यू द प्रॉफिट। ये दो एक्स्ट्रा लाइन बोला गया फाइनल में, जो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बट अलग से डिस्कशन था तो मैंने अलग से कर दिया। मैंने बुक में लिख के भी दिया, हम दिखाएंगे कहां पे है बाद में। अब रिवीजन का अगला टॉपिक है कि कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड करना है, ये तो बता दिए, क्या क्या चीज नहीं इंक्लूड करना है उसको भी बताना है। सर हम लोग को तो मालूम है, जो जो इंक्लूड करना है वो मालूम है, बाकी को इंक्लूड नहीं करना है, बोल दीजिए, खत्म हो गया बात। क्यों बोला गया वो समझो, क्यों ये पैराग्राफ बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि एक बेसिक रूल था, जनरल रूल, कि कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन शुड बी इंक्लूडेड।
ये रूल भी तो था ना। उसके बाद ना स्पेसिफिक खर्चा का नाम हम बताए थे। तो कई अकाउंटेंट लोग, कई बड़े लोग इस आइडिया को मिसयूज करने का कोशिश करने लगा। ये भी तो मेरा काम का है, ये भी तो मेरा इसीलिए लगा, वो भी तो मेरा इसीलिए लगा। अब जैसे मान लो मैं तुमको बोला कि तेरा ट्यूशन पढ़ने में कितना खर्चा लगा, तो तुम बोला सुदर्शन सर को पैसा दिए, रोज रोज ट्रांसपोर्टेशन का लगता है, पेन पेपर का लगता है, यहां तक तो ठीक। अब तुम बोला सुबह नाश्ता का भी लगता है, तो साला तुम नाश्ता नहीं करते घर में पहले। तुम बोला टी शर्ट जीन्स भी खरीदते हैं जाने के लिए, वो भी नंगे ही रहते हो घर में। समझे क्या, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट समझे मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ भी खर्चा को लोग ऐड करने लग गए थे। तो इंस्टीट्यूट ने ये पैरा बना के दिया और बोला कि ये 4 खर्चा आप इन्वेंट्री में इंक्लूड मत करना, जिसमें एक का नाम दिया अबनॉर्मल लॉसेस। बोला ये पीएल का माल है, इन्वेंट्री का माल नहीं है। स्टोरेज कॉस्ट, फिनिश्ड गुड्स का स्टोरेज कॉस्ट, रॉ मटेरियल और WIP का स्टोरेज कॉस्ट होगा तो वो मत देख, नीचे मत देख, अभी रिवीजन चल रहा है, चेक करना नहीं है, बंद कर दे। फिनिश्ड गुड्स का स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन में पहुंचाने में नहीं लगा है, और सेलिंग ओवरहेड। तो ये इसीलिए बना करके दिया गया कि लोग इस वाले पैराग्राफ को मिसयूज ना करें। बोलते ना कि जब आप लॉ देखोगे, कोई भी लॉ ड्राफ्ट होता है तो जनरल रूल के बाद भी बहुत सारा स्पेसिफिक बात लिखा रहता है। स्पेसिफिक बात लिख देने से चीजें एकदम क्लियर हो जाती है। हम लोग नहीं बोलते स्पेसिफिक प्रोविजंस ओवर रूल द जनरल रूल्स। आप फाइनल में पढ़ते होंगे ये सब चीजें, लॉ के क्लासेस में या इंटर में भी पढ़े होंगे। तो ये 4 खर्चा इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, अबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज, एडमिन और सेलिंग ओवरहेड्स। तो सर फिर इनका क्या होगा? आंसर जब लगेगा पीएल में जाएगा या सेट नहीं बनेगा। जैसे तुमने इनकर किया, टेक इट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? नाउ कम्स द पॉइंट कि सर बेसिक बात तो हो गया, अब स्पेसिफिक बातें करते हैं। मेन मतलब क्या बोले, मतलब पॉइंट वाइज एक्स्ट्रा डिस्कशन। ठीक है, तो पहला एक्स्ट्रा डिस्कशन बनता है बोरोइंग कॉस्ट का। बोरोइंग कॉस्ट का एक्स्ट्रा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर दिए। तुम बोलो मैंने क्या क्या बोला। अगर मैं ब्याज पे पैसा लेता हूं और उसको इन्वेंट्री बनाने में यूज करता हूं और मेरी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है और वो उस दौरान ही लगाए जब इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर हो रहा है, तभी हम इन्वेंट्री के अंदर बोरोइंग कॉस्ट को ऐड करेंगे। अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि नॉर्मली इट इज ए फिनांस कॉस्ट। तो ये डिस्कशन का एजेंडा था, हम कर चुके। अगला डिस्कशन है, अगर हम कोई इन्वेंट्री एक्वायर करते हैं क्रेडिट पे और उसमें हम फिनांस कॉस्ट पे कर रहे हैं, हम लोग उसको बोलते हैं इंड AS 2 में इन्वेंट्री एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड कॉस्ट बेसिस या डेफर्ड पेमेंट बेसिस, बाद में पेमेंट करेंगे। तो मैंने उसको बोला इन्वेंट्री क्या दाम का, बोला 400 रुपया का। मैं बोला 2 साल बाद पैसा दूंगा, वो बोला 480 देना होगा। नहीं समझे? वो बोला 480 देना होगा। तो ये जो 80 रुपीज हम एक्स्ट्रा पेमेंट किए वो फाइनेंस कॉस्ट है, इसको 2 साल में अलोकेट कर दीजिए। इन दोनों के बीच का IRR निकाल लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा ना। तो भाई ऐसे ही तो निकलेगा, 400 × 1 + R⁴ = 480।
1 प्लस आर टू दी पावर एन इज इक्वल टू 480 बाई 400 विच इज 1.2. 1 प्लस आर टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 1.2. 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.2 का अंडर रूट विच इज 1.0954. So R is equal to 0.0954 which is 9.54%. 9.54% पे 400 पे ब्याज का अकाउंटिंग कर लो. तो सर एंट्री कैसे करेंगे? नॉर्मल एंट्री है भाई, फाइनल में है आप लोग तो पकड़ पाएंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर पहले लिख दो 400 रुपया, फिर इंटरेस्ट टू क्रेडिटर 2 बार कंपाउंडिंग कर लो. क्रेडिटर 480 तक पहुंच जाएगा, पेमेंट कर दो. पर परचेज तो 400 ही रहा ना, वो तो इंटरेस्ट रहा ना. तो सर वो इंटरेस्ट तो क्वालिफाइंग असेट पे लगा ना. नहीं, मेरा असेट क्वालिफाइंग कहां है? मैं तो खरीद के बेच भी दिया. तो सर अगर ये क्वालिफाइंग असेट रहता तो जोड़ दो इन्वेंट्री के अंदर, फिर इंटरेस्ट कॉस्ट को बोलो इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. पर यहां तो मैं बेच चुका रे बाबा, एक दिन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगा. खरीद के बेचने वाली इन्वेंट्री थी, बनाने वाली इन्वेंट्री में ना क्वालिफाइंग होता है. क्लियर? ये हुआ डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे. अगर हम कोई असेट एक्वायर करते हैं तो उसमें जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं वो फिनांस कॉस्ट कहलाता है. अगर फिनांस कॉस्ट क्वालिफाइंग असेट के लिए इनकर हुआ है तो हमको इन्वेंट्री में ऐड करने में प्रॉब्लम नहीं है. पर अगर फिनांस कॉस्ट के नेचर का है तो उसको P&L में भेजना पड़ेगा, इन्वेंट्री में ऐड करना अलाउड नहीं है. ये पूरा डिस्कशन हो गया बोरोइंग कॉस्ट का. अब आया डिस्कशन जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स का. क्या नाम से आया? जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स. अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक है, आउटपुट एक से ज्यादा है, तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं. अगर साथ में कोई ऐसा प्रोडक्ट निकलता है जो आपका आउटपुट नहीं है पर वो एक्स्ट्रा निकल करके आ गया, जो मोर और लेस स्क्रैप है, उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं. लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्क्रैप नहीं है तो फिर आप बोलेंगे मेरे 3 जॉइंट प्रोडक्ट है, 2 वो वाले, 2 समझे कौन से वाले जो मेन वाले थे. ये बाई प्रोडक्ट भी बाई प्रोडक्ट नहीं है, जॉइंट प्रोडक्ट है. तो सबसे पहले इंड AS 2 कहता है कि बाई प्रोडक्ट स्क्रैप है या नहीं है, ये पहले डिसाइड कर लो. कूड़ा की तरह बेचते हो या नहीं बेचते हो, पहले डिसाइड कर लो. अगर बाई प्रोडक्ट स्क्रैप है तब तो ये रूल लगेगा जो पढ़ा रहे हैं. अगर बाई प्रोडक्ट स्क्रैप नहीं है तो मान लो 3 प्रोडक्ट बना रहे हो 2 की जगह, 3 प्रोडक्ट वाला रूल तो हम बोलने ही वाले हैं अभी, वो हम पढ़ा देंगे. क्लियर? नेक्स्ट, मान लो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा 4,000 रुपया. मान लो बाई प्रोडक्ट जो बन के पड़ा है मेरे पास, मैंने बेचा नहीं है. मान लो बेच दिए तो इजी हो जाता है, बेचा नहीं है, ये पड़ा हुआ है मेरे पास, तो उसका स्क्रैप वैल्यू कर लो. तो सर स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं? NRV को. कि इसको बेचेंगे तो घर में कितना पैसा आएगा. बेचे नहीं है, कि बेच दिए होते तो बहुत इजी हो जाता, मैं बार बार बोलता हूं कितना पैसा आया पता चल जाता. बेचे नहीं है तो मान लो बेचेंगे तो 300 रुपया मिलेगा. इस 300 को इससे माइनस कर दो और इसको इन्वेंट्री में भेज दो. सर क्या बोल रहे हैं? सोचो मैंने क्या बोला, मैं आता हूं हाफ ए मिनट में.
पहले ये बताओ 4000 जो खर्चा मेरा लगा, 300 भी उसी का ही पार्ट है कि नहीं है हमको बताओ। 4000 में 3 चीज बना, जॉइंट प्रोडक्ट 1, जॉइंट प्रोडक्ट बी, ए बी बोल रहा हूं, एंड बाई प्रोडक्ट सी, नाम तो है ये। अरे इसका भी तो वैल्यू है 300 रुपया, ये भी तो बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, तभी तो बोल रहे हैं यहां से माइनस कर दो और बोलो ये जो 3700 रुपया है वो इन दोनों में डिवाइड होगा। ये 300 को एक्सक्लूसिव कर दो, जाओ यू आर फॉर सी, तो हेलो सी इन्वेंट्री, तुम्हारा वैल्यूएशन 300 रुपया में होगा। तो इसके साथ कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर मत करो, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है, इसको एनआरवी पे ही जाने दो बैलेंस शीट में, क्योंकि कूड़ा है, इसका कॉस्ट निकालना मुश्किल है। अब इस 3700 को जो जॉइंट प्रोडक्ट का खर्चा है, इसको ए और बी में डिवाइड कर दो। सर कैसे डिवाइड करेंगे, क्या रेशियो होगा? वो रेशियो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। रैशनल होना चाहिए, इनकी सेलिंग प्राइसेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ऐसा मत करना 3700 में इसको 100 रुपया दे दिया, इसको 3600 दे दिया, इस साला 500 में बिकता है, 15000 में बिकता है। सब नहीं समझे, फिर से बोलिए ना, क्या किया आप, बहुत खराब काम किए। 3700 खर्चा लगा ना, बोला इसमें मेरा लगा 100 रुपया, इसमें लगा 3600 रुपया। मैनेजमेंट का चिंदीगिरी देखो, चिंदीगिरी घटियापन, छोटापन को हम चिंदीगिरी बोलते हैं। बोला इसमें 100 रुपया लगा, इसमें 3600, ये मार्केट में 500 में बिक रहा है, 15000 में। गलत हुआ है कि नहीं हुआ हमको बताओ। 15000 में जो माल बिकता है उसको इस कॉस्ट का ज्यादा प्रोपोर्शन अलोकेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुमको दिखा ना ये गलत हुआ है। तो वही इंस्टीट्यूट बोला कि रैशनल बेसिस पे डिवाइड करा दो। ज्यादातर रैशनल बेसिस सेलिंग प्राइसेस के इर्द गिर्द घूमता है, नहीं समझे? ज्यादातर सेलिंग प्राइसेस, ज्यादातर रैशनल बेसिस सेलिंग प्राइसेस पे निकाला जाता है। तो 15000/500 में डिवाइड कर दो ना। 15000/500 भी तो रेशियो है, 30:1 में डिवाइड कर दो। 15000/500 में 30:1 हो जाएगा ना, 5 3 15, तो 3700 को 30:1 में डिवाइड कर दो। कोई भी रैशनल बेसिस आप डिसाइड करो, ऑडिटर को कन्विंस कर दो, खुद कन्विंस हो जाओ। देख, एक तो क्या होता है, पहले खुद को जब तुम खुद कन्विंस होता है ना, तब तुम सामने वाले को कन्विंस कर पाता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यू योरसेल्फ आर नॉट कन्विंस्ड, तुम सामने वाले को क्या कन्विंस करोगे? वो तो साला 7560 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। तो तुम किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, पहले तुम तो भरोसा करो अपने आप पे। इसीलिए इंस्टीट्यूट इंड एस में 7560 जगह, 7560 वर्ड हम यूज करते हैं, मेनी प्लेसेस। फिगर मत पूछ लेना 7560 क्या है, जजमेंट यूज करने बोलता है इन मेनी 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 प्लेसेस। पूरा इंड एस में आप देखना जजमेंट की बात होगी, जजमेंट कॉल करो, जजमेंट कॉल लो, जजमेंट कॉल लो। अकाउंटेंसी खाली हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन नहीं है, अकाउंटेंसी में बहुत जगह पे जजमेंट कॉल लिया जाता है। जब भी जजमेंट कॉल लेते हैं ना, छोड़ो, जब भी जजमेंट कॉल लेते हैं ना, तो इंस्टीट्यूट बोलता है थोड़ा रैशनल बेसिस पे लिया करो और जितना दूर तक हो सके नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिया करो। तो ये स्टोरी अपना कंप्लीट हुआ जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब मैं आपके सामने एक बार अपनी बुक को रखता हूं और मैंने क्या क्या चीज का रिवीजन करवा दिया, मैं एक बार आपको सामने दिखलाता हूं। मैंने इन्वेंट्री का डेफिनेशन कवर करा दिया विथ मेनी मेनी एक्सप्लेनेशंस। किसको किसको इंक्लूड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, मैंने बता दिया। बेसिक वैल्यूएशन प्रिंसिपल डिस्कस हो गया, कॉस्ट डिटर्मिनेशन का बात डिस्कस हो गया, कॉस्ट ऑफ परचेज डिस्कस हो गया, अदर कॉस्ट में वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड का डिस्कशन हो गया। किस किस कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना है मैंने बता दिया। मैंने अब नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यूएशन रूल नहीं बताया, पर आप लोग जानते हैं ये क्या है। देखो, जब आपका कोई माल जल वल जाता है ना,
तो उसको गुड यूनिट की तरह वैल्यू करना पड़ता है, लेकिन पीएल में भेजना पड़ता है। Abnormal losses are measured as good units, but they are taken to profit and loss account. They are not taken to the balance sheet. जैसे यहां पे एक एग्जांपल मैंने रखा है, देखो कि मैंने 1 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डाला, 10% मेरा नॉर्मल लॉस होता है, तो 90,000 मेरे को मिलना चाहिए। मेरे को 85,000 मिला, मतलब 5,000 अब नॉर्मल लॉस हो गया। ये जो अब नॉर्मल लॉस 5,000 है, ये पीएल में जाएगा, ये इन्वेंट्री में नहीं जाएगा। और नॉर्मल लॉस का तुम जानते हो कि अकाउंटिंग नहीं होता है, नॉर्मल लॉस को लॉस माना नहीं जाता है। तो हम लोग ये बोलेंगे, और मेरा टोटल जो खर्चा लगा वो 12 लाख लगा मैन्युफैक्चरिंग में सब मिला के, तो हम लोग बोलेंगे 12 लाख में मेरा 90,000 यूनिट बना, सॉरी 85 बनाना नहीं, हम बोलेंगे 90 बना, 5 खराब हो गया, 85 मेरे पास है। तो नॉर्मल लॉस को हम कंसीडर नहीं किए, पर 5,000 को तो कंसीडर किए ना, जो खराब हो गया, जो जल गया, जो नुकसान हो गया, जो इनएफिशिएंसी है। तो हम लोग बोलेंगे 12 लाख मेरा जो खर्चा लगा उस पे 90,000 यूनिट बना, तो एक यूनिट का 13,333 खर्चा है, या 13.33 खर्चा है। तो जो 5,000 यूनिट पे लगा वो है 66,000 रुपीज, 85,000 पे लगा वो 11,33,000 है। ये 1133 मेरा इन्वेंट्री में जाएगा। दिस इज व्हाट वी सजेस्ट अबाउट अबनॉर्मल लॉसेस, और यही अबनॉर्मल लॉसेस है, यही वो अबनॉर्मल लॉसेस है जिसको हम लोग कॉस्ट का पार्ट बनने नहीं देते, इसको पीएल में भेजना पड़ता है। उसके बाद हमने बोरोइंग कॉस्ट कवर करा दिया पूरा, फिर हमने डेफर्ड सेटलमेंट बेसिस पे जब कोई इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो उसका कैसे इंटरेस्ट को पीएल में भेजते हैं उसको कवर करा दिया, फिर हमने जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट को कवर करा दिया। नेक्स्ट पैरा का अगर बात करो इधर में, तो इधर में बेसिकली हमने एनआरवी डिस्कस कर लिया, और ये जो राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री है उसको डिस्कस कर लिया। राइटिंग डाउन याद आया, और रिवर्सल ऑफ राइट डाउन याद आया, और इन्वेंट्री एक असेट है वो समझ में आया था, और इन्वेंट्री जब बेच देते तो वो कॉस्ट बन जाता है पीएल में, ये बात बोले थे ना, ये 14 नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब कुछ पैराग्राफ और बचे हैं जिसका रिवीजन होना है, वो अगले 15 से 20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम बायोलॉजिकल असेट्स। मंगलवार को तुम लोगों की लाइव क्लास है, मंगलवार, सोमवार को, मंडे को मेरे पापा जी का श्राद्ध है, तो मंडे मैं ऑफ रखूंगा, तब तक तुम लोग अपना A16 कंप्लीट कर लो, इंड AS 16। ठीक है, मंगलवार को नया इंड AS स्टार्ट होगा, आप लोगों को लाइव क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ट्यूसडे को आप लोग आओगे, समझ गए? क्लियर? आइए, अब एक टॉपिक है बेटा, देख बड़ी सुंदर टॉपिक है। टॉपिक क्या है कि एक इंड AS है, इंड AS 40, जो मैं तुमको बोला ना मैं ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा, वो उसका नाम है एग्रीकल्चर। उसमें 2 चीज कवर होती है, एक बायोलॉजिकल असेट और एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बायोलॉजिकल असेट का मतलब जिंदा प्लांट और एनिमल, जिंदा प्लांट एंड एनिमल। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माने इस जिंदा प्लांट एंड एनिमल से पैदा हुआ प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, जिंदा एनिमल इज काव, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज मिल्क। कहानी क्या है मालूम? ये मंगलवार को भी पढ़ाएंगे, यहां भी रेलेवेंट है, इन्वेंट्री भी है और वहां का भी डिस्कशन है। एजेंडा है कि अगर हम मिल्क से चीज बना के बेचते हैं, चीज कैनॉट बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। चीज इज एन इन्वेंट्री, इंड AS 2। मिल्क इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंड AS 40।
मिल्क इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एनआरवी. इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. पकड़ में आ रहा है? अब प्रॉब्लम इज कि अगर चीज मैंने मिल्क से बनाया, चीज तो मिल्क से ही बनेगा, तो मिल्क इज द रॉ मटेरियल जो मैं खरीद के तो नहीं लाया, मेरे ही गाय का दूध है. तो हम चीज का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? चीज में रॉ मटेरियल को कितना रुपया में इंक्लूड करेंगे? क्वेश्चन है कि नहीं बताओ. चीज का तो कॉस्ट निकालना होगा. तो इंड एस बोलता है कि जो मिल्क का एनआरवी है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वही चीज में रॉ मटेरियल का कॉस्ट बन जाएगा. और चीज का मेजरमेंट इंड एस 2 से होगा, इंड एस 40 से नहीं होगा. लेकिन अगर आपके पास मिल्क का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है तो वो इंड एस 40 से ही मेजर होगा. यह डिस्कशन हुआ कि अगर मैं कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज करके इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करता हूं तो इन्वेंट्री का कॉस्ट डिटरमाइन करने में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो एनआरवी है वो इन्वेंट्री का कॉस्ट में ऐड होगा. और इसको एनआरवी वर्ड बोलना पाप है एनआरवी, पर बोलेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू सेल. अगला टॉपिक है वो इन्वेंट्री जो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल है और वो इन्वेंट्री जो ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल नहीं है, जो कस्टमाइज्ड है या जो बिग साइज का है, जो ऑर्डर पे बनता है. ठीक. अगर हम पेन बनाते हैं, पेन, कैलकुलेटर, पानी का बोतल, वो सब यहां आता है ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल में. हम कभी तुम देखते हो इस पेन से लिखते हैं, फिर अचानक कोई दूसरा पेन हाथ में आता है उससे लिखना चालू कर देते हैं. दैट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल. पानी का 2 बोतल पड़ा रहा, कभी इससे पी लिए, कभी वहां से मंगा के पी लिए. दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल. आप जब इस तरह की इन्वेंट्री में काम करते हो ना, आप जब कॉस्ट डिटरमाइन करते हो ना, तो कॉस्ट का रूल वही है जो पढ़े आप पिछला 1 घंटा में रिवाइज किए. 1 घंटा 15 मिनट हो गया हम लोग को रिवाइज करते करते, पता ही नहीं चला कितना जल्दी निकल गया. तो ये जो कॉस्ट का रूल वही है, लेकिन फिर बहुत सारा माल बन रहा है और रोज बिक्री भी हो रहा है, तो जो बचा हुआ इन्वेंट्री है साला पता ही नहीं चलेगा कब बना हुआ था. तो उसके लिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि फीफो और वेटेड एवरेज. अब ये फीफो क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, ये फाइनल के बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ये 11-12 में बच्चे पढ़ते थे स्टोर्स लेजर में. तो आइदर आप फीफो पे कॉस्ट मेजर, ये कॉस्ट मेजरमेंट चल रहा है क्योंकि एनआरवी तो एनआरवी से निकलता है, फीफो या वेटेड एवरेज, दो में से कोई भी एक मेथड यूज करके आपको कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा अगर आप ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री में डील करते हो. क्लियर? लेकिन अगर आप कस्टमाइज्ड माल बनाते हो तो जो माल आपने बनाया है उसके पीछे आपका एग्जैक्ट कितना खर्चा लगा है उसी से कॉस्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा. इस मेथड का नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. मैं सिम कार्ड बोलता हूं इसको, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, कि भाई इस आइटम को बनाने में कितना खर्चा लगा. अब इस पेन को बनाने में कितना खर्चा लगा साला उस लिंक कंपनी के बाप की ताकत नहीं कि बता दे. इतना सारा माल बन रहा है, निकल रहा है, ये पर्टिकुलर पेन कितना में बना बता पाएगा. इसीलिए फीफो या वेटेड एवरेज से कॉस्ट निकाल के आगे बढ़ जाओ. लेकिन जब कोई पर्टिकुलर माल बन रहा है, किसी के ऑर्डर पे बन रहा है, तब तो हमको पता रहेगा ना कि साला पैसा भी तो लेना है ना उससे. तो हमको हमारा कितना खर्चा लगा हमको आराम से पता चल जाएगा. देयरफॉर दे यूज द वर्ड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. छोटा छोटा 2 पैराग्राफ बचा, मैं आगे चलता हूं, सुनना. रेडी? नॉर्मली इन्वेंट्री
कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे मेजर होता है। इसमें ये जो कॉस्ट लिया जाता है ये एक्चुअल कॉस्ट लिया जाता है, कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं होता। एनआरवी हमेशा एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल नहीं होता। हम कॉस्ट का बात कर रहे हैं अभी। इंड एज 2 ने बोला कि दो ऐसा जगह है, दो जहां में हम एक्चुअल कॉस्ट को थोड़ा लिबरल तरीके से यूज करना अलाउ कर देंगे, सिर्फ दो ही केसेस में। हम इसको इतना रिजिडली नहीं फॉलो कराएंगे। जो सुदर्शन अग्रवाल अभी 1.25 घंटा से बोला है ना, उसको गोली मार देंगे, नहीं समझे, अलग से एक इजी रूल दे देंगे। हम बोले बताओ किसको दोगे? बोला एक सुदर्शन अग्रवाल खुद को। हम बोले क्यों? बोला क्योंकि उसके गांव में ग्रोसरी का काम है। हम बोले उसमें क्या होता है? बोला उसमें इतना सारा माल खरीद बिक्री होता है ना, 10 तरह का टूथपेस्ट है, 75 तरह का दाल है, 70 तरह का तेल है, 20 तरह का चावल है, ग्रोसरी है, रिटेल। तो बोला उसमें वो एक्चुअल कॉस्ट निकाल नहीं पाएगा। वो एक्चुअल कॉस्ट जो इन्वेंट्री पड़ी है, खुला बोरा सब पड़ा हुआ, खुला बोरा में चावल है, कहां से कॉस्ट निकलेगा? तो बोला उसको हम लोग कॉस्ट निकालने के लिए एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करने दे देंगे। क्या दे देंगे? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, जिसको रिटेल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ करना नहीं है, टोटल सेल वैल्यू एस्टिमेट करना है, जीपी मार्जिन माइनस करके कॉस्ट निकाल लेना है, आगे बढ़ जाना है। और ये सुदर्शन अग्रवाल को तभी देंगे अगर सुदर्शन अग्रवाल के लिए एक्चुअल कॉस्ट निकालना इनकन्वीनियंट है। क्या है? इनकन्वीनियंट। ये हम स्पेंसर्स को नहीं देंगे, पेंटालून को नहीं देंगे, क्योंकि स्पेंसर्स और पेंटालून वो बारकोड सिस्टम से माल निकालता है, तो वो लोग कभी भी कॉस्ट अपना डिटरमाइन कर सकता है। तो फॉर दोज बिजनेसमैन who are into the retail business and who finds it inconvenient to determine the actual cost, they can use adjusted selling price method to determine the cost, wherein they deduct the average gross profit margin from the total sales value या total estimated sales value of their output। इसमें यह भी बोलता है कि अगर इस माल में कोई पुअर सेलिंग गुड्स है तो अकॉर्डिंगली उसको दो पार्ट कर लो, नॉर्मल सेलिंग गुड्स, पुअर सेलिंग गुड्स, एक में बड़ा जीपी मार्जिन, एक में छोटा जीपी मार्जिन। अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री का कॉस्ट डिटरमाइन करा के आगे बढ़ जाओ। लिबरल हुआ थोड़ा सा, क्योंकि हमारे ऊपर अगर स्ट्रिक्ट हो गए तो हम धंधा ही नहीं कर पाएंगे। हम इन्वेंट्री वैल्यू करें कि धंधा करें? क्योंकि हमारे पास इतना सामान है कि उसका इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालने लग जाए ना तो 4 महीना लग जाए, तो माल बेचे कि 4 महीने तक कॉस्ट निकालते रहे। 2 और एक छूट दिया उन लोगों को जो लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करके रखा है। क्या सिस्टम? बहुत कम लोग इसको अडॉप्ट करता है, बहुत कम लोग, बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं करती। ठीक है, अगर कोई अडॉप्ट करके रखा है और वो लोग कॉन्सिस्टेंटली इसको रिव्यू करता है और स्टैंडर्ड कॉस्ट को बीच बीच में बदलता रहता है जैसे जैसे खर्चा बढ़ता रहता है, और अगर उनका वेरिएंसेस, कॉस्टिंग इंटरमीडिएट वेरिएंस वर्ड याद आया होगा, वेरिएंसेस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएंस याद आया ना वर्ड। अगर उनके वेरिएंसेस लोअर हैं, क्या है? लोअर हैं, तो उनको ईयर एंड इन्वेंट्री को एक्चुअल कॉस्ट में नहीं मेजर करके स्टैंडर्ड कॉस्ट में हम मेजर करने दे देंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट तो उनके पास निकाला हुआ रेडी है, उसी में लेके आगे बढ़ जाओ। बट यह भी हम लोग तभी देंगे अगर उनके लिए उस दिन एक्चुअल कॉस्ट निकालना इनकन्वीनियंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट तो उनका एक्चुअल कॉस्ट के बराबर ही है ना यार। वेरिएंसेस लो हैं, वेरिएंसेस लोअर है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट बराबर सही तो है ना, तभी तो वेरिएंस लो है। तो 2 लोगों को इंस्टीट्यूट ने इंड एज 2 में एक्चुअल कॉस्ट डिटर्मिनेशन को लेकर के थोड़ा लिबरल
ट्रीटमेंट अलाउ किया है, एक दोज हु आर इनटू रिटेल बिजनेस एंड एक दोज हु हैव अडॉप्टेड, बोलो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर मेरे पास 4 इन्वेंट्री है, चारों स्टॉक इन ट्रेड है, मान लो कुछ भी है, 4 है, कॉस्ट है ये, एनआरवी है ये कॉस्ट है, ये एनआरवी है. इंड एस 2 बोलता है हर आइटम ऑफ इन्वेंट्री को जब आप एनआरवी पे राइट डाउन करते हो तो अलग अलग करके करना होगा. ग्लोबल प्रिंसिपल अलाउड नहीं है, ग्लोबल वैल्यूएशन प्रिंसिपल अलाउड नहीं है. तो हम बोले कैसे करना है, बोला 5 और 2 7, 2 3 4 5, 9 6 15 4 19 और 1 20, 2 2 4 2 6, 57 और 60 विच एवर इज लोअर अलाउड नहीं है, नहीं है. बोला इसको बोलते ग्लोबल वैल्यूएशन प्रिंसिपल. इंडिविजुअल जाना होगा, आइटम बाई आइटम बेसिस पे जाना होगा. तो बोला इसका वैल्यू आएगा 9, इसका 12, इसका 15, इसका 11, टोटल आएगा 9 तो 11 5 16 और 1 17, 47 लाख. समझ गए. अब आया लास्ट टॉपिक, रिवीजन कंप्लीट्स. रदर 2 लास्ट टॉपिक्स, रिवीजन कंप्लीट होगा. हम जो तुमको पढ़ा रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं. तुम हमको पैसा दे दिए 15,000 रुपया, वो मेरा लायबिलिटी है, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया है. तुमसे ट्यूशन फीस लिया, लायबिलिटी में लिख दिया. सर रेवेन्यू में कब लिखोगे? इंड एस 115 में सिखाएंगे. उसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर. आर यू माई कस्टमर? बोलो हाँ. इज देयर ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस? बोलो हाँ. कॉन्ट्रैक्ट है ना, भले ओरल हो, भले इंप्लाइड हो, पर कॉन्ट्रैक्ट तो है ना. यू आर माई कस्टमर ना, तो इंड एस 115 से हम इनकम लिखेंगे. पर अभी तक हम तुम्हारे पीछे खर्चा कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना. सर हम पैसा भी तो दे चुके हैं. अरे हाँ, तो तुमसे पैसा लिए वो मेरा लायबिलिटी है, तो तुम्हारे पीछे जो खर्चा किए वो मेरा असेट होना चाहिए कि एक्सपेंस होना चाहिए? कैसे असेट होगा ना, मेरा इन्वेंट्री तो है. मैं जब इनकम बुक नहीं करूंगा तो फिर एक्सपेंस कैसे बुक करूंगा? मेरा इन्वेंट्री तो हो तुम लोग. तो मान लो तेरे पीछे अभी तक हम 1,800 रुपया खर्चा कर चुके, तुमको बुक दे चुके, अभी तक तुमको इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी दे रहे हैं, स्टाफ यूज कर रहे हैं तुमको फैसिलिटी देने के लिए, दे रहे हैं ना. तो मैं तुम्हारे पीछे 1,800 रुपया खर्चा कर चुका. कॉस्ट ऑफ पर्सोनेल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सब मिला के 1,800 खर्चा कर चुका. तो ये 1,800 भी मेरा इन्वेंट्री है. ये उसी समय पीएल में जाएगा जब ये 15,000 पीएल में जाएगा. सेम प्रिंसिपल जो आपको थोड़ा देर पहले नहीं बोले थे क्या? जब मैं इन्वेंट्री बनाता हूं तो वो असेट है, जब मैं बेचता हूं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. वो इन्वेंट्री ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है. ओके, नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक कि मान लो, बड़ा इंटरेस्टिंग, हम लोग इसको बोलते पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री. क्या बोलते? पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री. जब आप इन्वेंट्री का एनआरवी निकालते हो ना, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर करते हो, तो पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता, बहुत.
सर पर्पस क्या, इन्वेंट्री तो बेचने का ही पर्पस है। सुन, तो उसके अंदर भी बहुत सारा पर्पस होता है। सुन, मान ले मेरे पास 100 यूनिट का इन्वेंट्री है, उसका कॉस्ट लगा 80 रुपीज पर यूनिट, 8,000 रुपया। डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे ना 70 रुपया में बिक रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में 96 में बिक रहा है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं बताओ? कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर में एनआरवी लोअर है, कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर में कॉस्ट लोअर है। प्रॉब्लम है कि नहीं है बताओ? मैं 70 पे मेजर करूं कि 80 पे मेजर करूं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं? प्रॉब्लम है कि नहीं बताओ? ये डिसाइडेड होता है पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री से कि ये 100 यूनिट जो आपके पास है इसको आप किस लिए होल्ड कर रहे हो, डोमेस्टिक मार्केट में बेचने के लिए कि इंटरनेशनल मार्केट में? मैंने बोला डोमेस्टिक मार्केट में मैं बेचूंगा 60 यूनिट्स, इंटरनेशनल मार्केट के लिए मेरा 40 यूनिट्स है, मेरा ऑर्डर आ चुका है, सेल बुक कर चुके हैं हम, डिलीवरी नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया। तो क्या हम पूरे 100 यूनिट्स को लॉस बुक कर सकते हैं या खाली 60 यूनिट्स पे ही लॉस बुक करना चाहिए, है कि नहीं? तो पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री एनआरवी डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम 60 यूनिट को मेजर करेंगे 70 और 80 विच एवर इज लोअर यानी 70 पे, और 40 यूनिट को मेजर करेंगे 96 और 80 विच एवर इज लोअर यानी 80 पे। तो 60 यूनिट मेरा 4,200 पे मेजर होगा, लॉस बुक होगा, और 40 यूनिट 80 पे मेजर होगा, लॉस बुक नहीं होगा, बिकॉज इसमें मेरे को लॉस नहीं है। प्लीज बी ट्रू एंड फेयर, प्लीज डोंट बी ओवर कंजर्वेटिव। फाउंडेशन वाले बच्चे ओवर कंजर्वेटिव होते हैं, लॉस लिखो लॉस लिखो अरे जो लॉस नहीं होने वाला है वो भी लिख दें क्या? एंटीसिपेटेड लॉस लिखना है ना, रियल लॉसेस लिखने हैं ना। तो ये पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस वी कंक्लूड द रिवीजन ऑफ Ind AS 2. It took around 1.5 hour full, और लगातार बोलता गया, आप लोगों को लिखने का भी मौका नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आई एम डेड टायर्ड लाइक एनीथिंग। तो Ind AS 16 का जो रिवीजन है वो हम लोग किसी और दिन करेंगे, ठीक है? अभी आप खाली इधर देख लो, हम लोग सारा टॉपिक कवर कर लिए कि नहीं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाला, बायोलॉजिकल असेट वाला काम कर लिए, ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री, नॉट ऑर्डिनरीली इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री कर लिए, टेक्निक वगैरह कर लिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट रिटेल मेथड कर लिए, एनआरवी की बात कर लिए, राइटिंग डाउन ऑफ इन्वेंट्री कर लिए, सर्विस प्रोवाइडर वाला इन्वेंट्री कर लिए। 1 मिनट, तो मेरी तरफ से Ind AS 2 का रिवीजन कंप्लीट हो गया। इस तरह से वो Ind AS जो हम क्लास में नहीं कराएंगे, जो आप घर में करोगे या पेन ड्राइव से, गूगल ड्राइव से या नेटफ्लिक्स मोड में करोगे, वो उसको हम इस तरह से रिवीजन करवा देंगे। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी लगे, जब भी हम करवा देंगे। संपूर्णा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर इसमें लॉस आपको कैसे नहीं हुआ? 40 यूनिट में हम 80 रुपीज में खरीदा था, 96 में मेरा सेलिंग प्राइस बुक्ड है, तो हम तो 80 करके मेजर कर रहे हैं ना, तो लॉस कहां हुआ? 80 से नीचे, कॉस्ट से नीचे मेजर करेंगे तब लॉस होगा ना। तो इस 40 यूनिट में मेरे को लॉस नहीं है, लेकिन इस 60 यूनिट में लॉस है जो डोमेस्टिक सेल के लिए एलोकेट किया हुआ है। वो मेरा 80 और 70 विच एवर इज लोअर पे मेजर होगा, तो 70 पे मेजर होगा तो उसमें लॉस है, उसका लॉस बुक करो। इसके लिए बोला जाता है कि जब एनआरवी निकालते हो आइटम बाय आइटम देखना पड़ता है,
पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री देखनी पड़ती है, WIP अगर है तो और कितना खर्चा लगने वाला है फिनिश करने के लिए, उसको माइनस करने वाला बात देखना पड़ता है। तो NRV में बहुत सारा ज्ञान है, उसमें यह भी एक तो ज्ञान है, पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। संपूर्ण आपको बात समझ में आ गया? संपूर्णा, वी आर वेटिंग फॉर यू। सर समझ में आ गया सर। वेरी गुड। तो आज की क्लास हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग मंगलवार को मिलते हैं, बायोलॉजिकल असेट स्टार्ट करेंगे। नॉट बायोलॉजिकल असेट इज नॉट द नेम इज एग्रीकल्चर। सर हाँ बोलो। मेरा ना एक डाउट थी क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्या आप डिस्कस कर सकते वो अभी नहीं करेंगे, वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिस्कस करना, नहीं तो ये वाला क्लास का वीडियो प्रॉब्लम हो जाएगा, वीडियो का। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। ट्यूसडे 7:15 लाइव क्लास स्टार्ट्स।